दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से अशोक अज्ञानी जी मेरे साथ मौजूद हैं। डीएससी समाज की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाते हुए डीएससी समाज की लड़ाई को और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। इसमें अशोक अज्ञानी जी, आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, तमाम बयान आपने देखे होंगे और अभी हाल ही में 29 सितंबर को जो दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम करवाया और उन्होंने दिखा दिया कि समाज में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उस पूरे प्रोग्राम में पूरे देश से तमाम लोग आए हुए थे, तमाम पढ़े लिखे बच्चे आए हुए थे और अशोक अज्ञानी ने साबित कर दिया कि ये समाज कितना पढ़ा लिखा है। जो लगातार आरोप लग रहे थे कि ये समाज पढ़ा लिखा नहीं है तो झाड़ू की नौकरी करता है। तो दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डीएससी समाज के फेवर में एक फैसला दिया है और फैसला ये है कि जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी, जो इसके विरोध में थे, वो रिव्यू पिटीशन को उन्होंने खारिज कर दिया है। और अशोक अज्ञानी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे अशोक जी, जो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में डीएससी समाज को लेकर कि ये फैसला गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए, ये संविधान की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अस्तित्व इन्होंने जो प्रश्न चिन्ह लगाए थे इन विरोधियों ने, जो जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने घोर अपमान किया था, उसके ऊपर हमला बोला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया कि तमाम डिबेट के बाद ये साबित कर दिया कि वो जो ऑर्डर था 1 अगस्त का माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो पूर्णतः सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे था और संवैधानिक रूप से वो बिल्कुल सही था। और ये 3 इनके बड़े संगठन थे जिन्होंने की उस पर पुनर्विचार याचिका लगाई और भी 4-5 संगठन और भी थे, लेकिन उसमें से एक भी नहीं टिक पाया, उनके एक वकील भी नहीं टिक पाए 7 जजों की उस खंडपीठ के सामने, संवैधानिक खंडपीठ के सामने। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इनकी धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि इसमें एक भी तथ्य ऐसा नहीं है इनकी जो पुनर्विचार याचिका में कि जिसको कि इस लायक समझा जाए इन पुनर्विचार याचिकाओं को कि इनको एक्सेप्ट किया जाए। इनको रिजेक्ट करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं है। और आज एक महान जीत हुई है इस देश के कमजोर तबकों की, उन तबकों की जो लगातार 40-45 साल से लगातार जो हमारे बुजुर्ग लड़ रहे थे, आज उनकी जीत हुई है। आज जीत हुई है वाल्मीकि समाज के उन योद्धाओं की जिन्होंने अपने घर तक बेच दिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जिन्होंने अपने परिवार के परिवार तबाह कर दिए। आज इस हमारी कौम को और हमारे जो डीएससी के जो बाकी जो डिप्राइव क्लासेस हैं, जातियां, उनके अधिकार के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उनका आज वो लड़ाई सफल हुई है। और आज ये तमाम वाल्मीकि समाज सहित तमाम वो समाज जो डिप्राइव है, जिनको इसका लाभ मिलेगा, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये आगाह भी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनके रास्ते बंद कर दिए हैं चारों तरफ से। अब ये कानूनी न्यायिक व्यवस्था में ये वापस नहीं जा सकते हैं, इनको खदेड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इनके पास एक राजनीतिक रास्ता बचा है, संसद का रास्ता। वहां पर जाकर के ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए हमें कमर कस के तैयार रहना है। इस खुशी से हम ये ना हो जाए कि हम चुपचाप बैठ जाए हाथ पे हाथ धर के। हमें शीतकालीन सत्र में हमें लगातार सारे सत्र में एक्टिव रहना है और हमें सरकार को ये बताना है कि हम लगातार लड़ेंगे और हम इस अपने अधिकार को छोड़ेंगे नहीं और सरकार इसको तुरंत लागू करे। तो क्या लग रहा है, विरोधी खेमा शांत रहेगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा? देखिए, शांत होने के अलावा उनके पास कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि वो जमीन पर भी हमने हरा दिया उनको, उनका भारत बंद विफल किया, उनका 21 तारीख का 11 सितंबर का उन्होंने रामलीला मैदान का वो भरने का प्रोग्राम रखा था, हमारे घुटने टिकाने की चेतावनी दी थी, वो हमने उनके घुटने टिकवा के उनको भगा दिया। एक छोटे से इंडोर स्टेडियम में उन्होंने करा, रामलीला मैदान से भाग खड़े हुए। तो जमीनी तौर पे हमने हरा दिया और कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके घुटने टिका दिए, उनको धज्जियां उड़ा दी, उनको पूरी तरह से उनकी सारी याचिकाएं विफल कर दी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मक्कारी का रास्ता, कि वो बैक डोर से वो उसको सरकार को प्रेशर में ले या किसी भी तरीके से वो बिल लाने के लिए सरकार को बाध्य करें कि विधेयक लेकर के आए सरकार और संविधान संशोधन करके इसको इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गिराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना। अब तीसरी और निर्णायक जंग अब हमारी बची है। हम 2 जंग जीत चुके हैं, अब तीसरी जंग के लिए हमारी तैयारी है और तीसरी जंग भी हम जीतेंगे,
क्योंकि राजनीति जो है वो जनता से होती है और जनता हमारे साथ है। जनता, हम 35% लोग लेकिन हम अज्ञानी सड़कों पे जी आएंगे और अपनी जंग को जी, जीतेंगे। लेकिन अज्ञानी जी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि डीएससी के सांसद कितने हैं संसद में, ये भी तो सवाल खड़ा देखिए होता है। नहीं, देखिए डीएससी के तो हैं, डीएससी की आप डिप्राइव क्लासेस की बात करो तो एससी एसटी होता है, तो एससी एसटी के वो हैं जी 131 सांसद हैं जो बाबा साहब की कृपा से रिजर्व सीटों पे वहां बैठे हैं। लेकिन वो धोखा करा हाँ उन्होंने, और 100 सांसदों ने हमारे विरुद्ध लिख के दिया। लेकिन उसका हुआ क्या? वो 100 सांसद शर्म से डूब मरना चाहिए उनको कहीं पर, कि तुम सांसद होकर के संसद में प्रधानमंत्री जी को, सरकार को तुम लोगों ने वहां पर उस अपने उसमें लेने की कोशिश की, प्रेशर में, और इस ऑर्डर को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन हमने, जनता ने सड़कों पे खड़े होकर के तुम्हें हराया और तुम्हें इस सरकार को बैकफुट में धकेला कि इन सांसदों की मत सुनना, क्योंकि ये सांसद भी हमारे हमारे ऊपर हैं, सांसद भी हमारे वोट से ये बने हैं। और ये चुनाव तो 5 साल में होता है, फिर हम इनको उखाड़ फेंकेंगे और साथ में सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे अगर सरकार ने किसी भी तरह इन सांसदों की बात सुन के हमारे अधिकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को अगर इन्होंने खत्म करने की कोशिश की तो। इसीलिए सरकार ने क्या किया, उन्होंने खाली क्रीमी लेयर को सुझाव बता करके और उन्होंने कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू किया जाएगा। इसीलिए सरकार भी जनता की शक्ति के सामने वो इन चंद सांसदों की नहीं सुनेगी, और ये जो सांसद हैं इनको डूब के मरना चाहिए कहीं पे जाके। लेकिन अज्ञानी जी अभी जींद में जो मोदी जी की रैली होती है वहां वो वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, और हरियाणा में जितना भी डीएससी समाज है वो बीजेपी को वोट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि खट्टर जब सीएम थे तो उन्होंने एजुकेशन में इसको लागू करवा दिया है। अब क्या आप मानते हैं कि मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क है? नहीं, मोदी जी ने 1 अगस्त के बाद लगातार जो बयान आ रहे थे कि सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार इसको लागू नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने अपनी रैलियों में तो कहा है कि वो इसको लागू करेगी। सरकार, देखिए मोदी जी तो पहले से फेवर में है। उन्होंने जो जिस तरीके से 2 दिन पहले संसद के सत्र को उन्होंने बर्खास्त किया और उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं समर्थन था मोदी जी का। और दूसरी बात, कैबिनेट ने सिर्फ क्रीमी लेयर को ना लागू करने की बात करके, और उन्होंने बोला संवैधानिक रूप से रिजर्वेशन का जो काम है वो चलेगा, तो उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, वर्गीकरण के ऑर्डर को उस समय भी समर्थन किया था बीजेपी सरकार ने। और अभी जहां तक सवाल हरियाणा की है, तो हरियाणा में तो हमारे पास, डीएससी समाज के पास कोई विकल्प ही नहीं है ना बीजेपी के अलावा, कि बीजेपी को वोट करने के अलावा, क्योंकि बीजेपी ने के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उन्होंने वर्गीकरण को, उन्होंने इस ऑर्डर को उन्होंने अपने कैबिनेट में पास करके बिल्कुल रख दिया, फाइल अब खाली लागू होना है। लेकिन अगर बीजेपी नहीं आई तो लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस तो उसके विपक्ष में है वर्गीकरण के, उन्होंने तो बिल्कुल उसके खिलाफ बोला है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस ने तो खिलाफ बोला है इसके, लेकिन हरियाणा में परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर एक वो कुमारी शैलजा है जो अपने चमार जाटव समाज से आती है, उसने भी पहले भी उन्होंने 2003-4 में इस ऑर्डर को, इसको वर्गीकरण को खत्म कराया था हरियाणा के। और अगर कांग्रेस को हम वोट दे देते हैं, हमारे लोग वोट देते हैं डीएससी समाज के, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो कुमारी शैलजा बड़े उसमें आएगी, उसमें भूमिका में कांग्रेस की सरकार में, तो वो फिर खत्म करवा देगी। और उधर जो तीसरा जो मोर्चा है वहां पर, उसका जो वहां पर इनेलो का और बीएसपी का, तो मायावती खिलाफ बोल रही है, उसके वर्गीकरण के लगातार खिलाफ बोल रही है। अगर वो मोर्चा आ गया तो हमारा तब भी खत्म हो जाएगा, वो करेंगे, खत्म करेंगे। और तीसरा जो चंद्रशेखर का और एक और जो वहां उनका अभय चौटाला के उसका लड़के का है, तो वो भी हमारे खिलाफ जाएगा। तो इसलिए वहां पर हरियाणा में जो परिस्थितियां बनी हुई है आज की तारीख में, वहां पर हम ना चाह करके भी मजबूरी में बीजेपी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि बीजेपी को वोट करना और बीजेपी को सत्ता में लाना भारी बहुमत से। उसके अलावा डीएससी समाज के पास कोई चारा है नहीं, विकल्प है नहीं, क्योंकि बीजेपी के अलावा वहां पर सारी पार्टियां वहां खिलाफ है वर्गीकरण के। तो हम अपने पैर पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार सकते ना, हम आंख मूंद करके तो हम मक्खी नहीं निगल सकते ना, क्योंकि जब हमें पता है कांग्रेस खिलाफ, कुमारी शैलजा खिलाफ, वहां पर मायावती खिलाफ, वहां पर इनेलो खिलाफ, वहां पर चंद्रशेखर रावण सब खिलाफ, तो फिर हम उनको वोट क्यों करेंगे? हम तो पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तो इसीलिए बीजेपी को जिताना हमारी मजबूरी है, और बीजेपी को वोट वहां डीएससी समाज करेगा एक तरफा। 30 से 35% जो समाज है डीएससी समाज, डिप्राइव क्लासेस, वो एक तरफा वोट कर रही है और बीजेपी जीत रही है।
जो अभी मैं इससे पहले एक डिबेट कर रहा था, देवीदास वाल्मीकि जी हैं जो कि डीएससी के बड़े लीडर हैं हरियाणा में। वो बता रहे थे सर 32 लाख डीएससी की जनसंख्या है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनकी जनसंख्या सिर्फ 30 लाख है। हाँ नहीं, देखिए देखिए 30 लाख में भी बटे हुए हैं ना। अब वो देखिए जो जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ कांग्रेस में है और कुछ वो मायावती और अभय चौटाला के उसके गठबंधन में जाएंगे, और जो तीसरा है वो चंद्रशेखर रावण उसके साथ जाएंगे। तो 32 लाख है, 32 लाख में ध्यान रखना 30 लाख ही है। तो 30 लाख में कभी 100% पोलिंग नहीं होती, पोलिंग 50-60% होती है। तो ये बचे 17-18 लाख, तो उसमें 3 जगह बढ़ जाएंगे और डीएससी समाज 100% पोलिंग करेगा। 100 नहीं तो 80-90% पोलिंग होनी है। और वो 30 से 31 लाख जो जो वोट है वो एक तरफा बीजेपी को जाने, और बीजेपी एक तरफा जीत रही है। मैं आज ही आपके चैनल पे कह रहा हूं, क्योंकि बीजेपी को जिताना हमारी मजबूरी है, डीएससी समाज की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई भी हमारे वर्गीकरण के फेवर में है नहीं। और कांग्रेस को तो बुरी तरह परास्त करना चाहिए, उनकी जमानतें जब्त करानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी, मल्लिका खड़गे अर्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था बीजेपी सरकार से कि आप इसको खत्म करो, वो ला करके ऑर्डिनेंस, वो ला करके विधेयक ला करके और इसको ऑर्डर को खत्म करो, संविधान संशोधन करो। और इधर ही कुमारी शैलजा तैयार बैठी है हमारे वर्गीकरण को बर्बाद करने के लिए, और इसको बिल्कुल इसको हजम कर जाएगी ये, अगर ये कांग्रेस आ गई और ये कुमारी शैलजा उसमें रहेगी कांग्रेस के उसमें। तो इसीलिए कांग्रेस तो सबसे बड़ा खतरा है। तो इनकी सबकी जमानतें जब्त करानी है, और डीएससी समाज एक तरफा वोट बीजेपी को करने के लिए मजबूर है। ये हमारी मजबूरी है, इच्छा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हम बीजेपी को वोट करेंगे हरियाणा में। लेकिन फिर आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। हाँ, लगाने के में क्या बाद दिक्कत लगातार है? आरोप लगे हैं जानी। नहीं क्या दिक्कत है? तुम तो अंदर खाते बीजेपी कांग्रेस के हो ना, तुम तो बीजेपी के ही हो सारे अंदर खाते, सबको पता है। मायावती बीजेपी की है, चंद्रशेखर रावण बीजेपी का है, ये सारे बीजेपी के हैं सारे के सारे। तो इसलिए हमें कोई उसकी चिंता नहीं है। और दूसरी बात ये राजनीति, और दूसरी बीजेपी कोई पाकिस्तान से चाइना की पार्टी थोड़ी है, भारत की पार्टी है। भारत के संविधान से, भारत के निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है, और वो भी भारत के संविधान में रजिस्टर्ड है ना। तो इसीलिए वो कौन सी विदेश की पार्टी थोड़ी है, वो भारत की पार्टी है। और हमें उसको इस समय मजबूरी है हमारी, राजनीतिक रूप से देखिए परिस्थितियां बदलती हैं। हम हमेशा बीजेपी का विरोध करते थे, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि जो सैनी साहब है वहां के मुख्यमंत्री, वो डीएससी समाज के लगातार साथ में खड़े रहे, और उन्होंने ताबड़तोड़ उन्होंने वहां पर आचार संहिता लगने से पहले बाकायदा उन्होंने अपने कैबिनेट में पास कर लिया है इसको, एबी कैटेगरी को, वर्गीकरण को। अब ये लागू होना है, तो हमें तो मजबूरी है कि हमें बीजेपी सरकार लानी, उसी मुख्यमंत्री को बनाना है, तभी तो लागू होगा। अगर दूसरी कोई सरकार आ गई पार्टी की, या दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, तो वो तो खत्म कर देगा हमारे इसको। तो इसीलिए बीजेपी को लाना हमारी मजबूरी है। और ये जो मर्जी बोलते रहे, और विरोधी तो इल्जाम लगाते ही हैं, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम थे मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे थे, इनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अच्छा हुआ नहीं बनी। वो तो सबसे पहले बनती तो ऑर्डिनेंस ला के हमारा ही ये खत्म करती आदेश को। तो जब हम मायावती को प्रधानमंत्री बना रहे थे, तब इनको बड़ा अच्छा लग रहा था। आज हम सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, या बीजेपी को, और वो भी अपने संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए। तो आज हमें कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस के हैं। तो भैया तुम्हारे जो इतने सारे चमार भाई हैं जो आरएसएस बीजेपी में है, वहां से सांपला से लेकर के वहां पंजाब का सांपला, विजय सांपला, ये तमाम लोग आरएसएस के पूरे कट्टर, जो कि अनुसूचित जाति आयोग के भी, ये राष्ट्रीय जाति आयोग के ये अध्यक्ष रहे। और मैं सैकड़ों नाम गिनवा दूं इनके, ये सारे के सारे खुले रूप से वहां आरएसएस और बीजेपी में सैकड़ों ये चमार जाटव समाज के खुला उसके सांसद भी हैं और उसके सदस्य भी हैं। तो तुम अपने गिरेबान में झांको भाई। और हम तो कोई सांसद वगैरह भी नहीं है, लेकिन हम बीजेपी को लाना हरियाणा में हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए, वर्गीकरण चाहिए। इस बार तो हम हर हालत में जिताएंगे और बीजेपी को वोट करेंगे, और तुम जितना मर्जी कर लो। जी हरियाणा में अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है तो वर्गीकरण वहां लागू हो जाता है, लेकिन पूरे देश में आप कैसे लागू करवाएंगे? देखिए ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। देखिए तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के वहां का जो परिस्थिति अलग है, वहां पर वर्गीकरण के फेवर में जनता है, इसीलिए वहां की जो उसने मुख्यमंत्री ने परसों ही ऑर्डर कर दिए हैं इसको लागू करने के लिए। तो ये मजबूरी है, जहां पर कोई दूसरी पार्टियों की सरकार है, लेकिन वहां की जनता किस पक्ष में है, वहां की जनता की क्या लड़ाई है। चाहे कर्नाटका हो, वहां पर भी भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन कर्नाटक के लोग बहुत वर्षों से लड़ रहे थे वहां पर वर्गीकरण के लिए। तो वहां पर वो वर्गीकरण उनकी मजबूरी है, उनको करना है।
इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, तो वहां की जनता अपनी ताकत पर उनको मजबूर करेगी वर्गीकरण को लागू करने की। और दूसरी बात, अब तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा इन राज्य सरकारों पे जो लागू नहीं करेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी रास्ते बंद कर दिए इनके, और पुनर्विचार याचिकाओं को भी रद्द करके उनको खारिज करके पूरी तरीके से उन्होंने बोल दिया कि सरकार एक तरह से कि सरकारें लागू करें, नहीं तो हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। हर राज्य जो राज्य सरकार नहीं लागू करेगी उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इनको झक मार करके जेल जाने से बचने के लिए इनको लागू करना पड़ेगा। जी, तो मानते हैं अज्ञानी जी की एक बड़ी लड़ाई आपने लड़ी और इसका श्रेय आप तक तो वर्तमान में जो हालात 1 अगस्त के बाद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जीत की लड़ाई का जो जीत जो हुई है उसका कहीं ना कहीं तो श्रेय आपको मिलना चाहिए, तमाम साथियों को मिलना चाहिए, क्योंकि आपने मुहिम डे 1 से आपने चलाई है। 1 अगस्त को कोई फैसला समझ भी नहीं पाया था, उसके बाद ही आप समर्थन लगातार इसका कर रहे थे, क्योंकि जो ये विरोध में थे वो कहीं ना कहीं इस फैसले को गुमराह करने के चक्कर में थे। सभी लोग कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे थे पब्लिक को, लेकिन आप जैसे तमाम लोग आए और उन्होंने पब्लिक को समझाया, इसके बेनिफिट बताए, 565 पन्नों की जजमेंट को आपने एक्सप्लेन किया तमाम लोगों पर, तो आज कहीं ना कहीं जीत का श्रेय तो आपको मिलना ही चाहिए अज्ञानी जी। देखिए, मैं तो समाज का एक सिपाही हूँ और मेरी जिम्मेदारी है, ये बात सिरे की नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी मैंने खुद ली है कि भाई मैं अपने समाज के संवैधानिक और उनके तमाम कानूनी अधिकारों की मैं रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी भुगतना पड़े। तो ये जिम्मेदारी मैंने स्वयं ली है कि मैं अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ूं। तो इसलिए मुझे ये श्रेय तो जाता है मेरे समाज को, क्योंकि भले ही हम बोल रहे थे, लेकिन जब समाज खड़ा हुआ, जब उनको समझ आया, तमाम नेता, तमाम संगठन खड़े हुए पूरे देश में, तब इस लड़ाई को बल मिला। तो इसका श्रेय तमाम संगठनों को, उनके नेताओं को, और तमाम हमारी जनता को, तमाम हमारे लोगों को, डिप्राइव्ड क्लासेस के जितनी जातियां और खासतौर पर वाल्मीकि समाज के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को, और आपको विकास जी, आपको खासतौर पे जाता है। आपने जिस तरीके से उनकी रैलियों में देखता था, आप अकेले भिड़े रहते थे। जो 9 तारीख को भी वहां एक रैली हुई थी संविधान बचाओ जंतर मंतर पे, आप जिस तरीके से वहां अकेले भिड़े हुए थे, अकेले आप चैनल थे, वाल्मीकि चैनल, जो कि वहां भिड़े हुए थे, उनकी धज्जियां उड़ाई और आपने वहां पर करा, तो सबसे बड़ा श्रेय तो आपको जाता है। आप हीरो, आप नायक हो हमारे, क्योंकि आप देश दुनिया में हमारी आवाज को उठाया, नहीं तो हमारी आवाज दब जाती। तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बधाई देता हूं कि आप जैसे जो जाबाज सिपाही जब तक मीडिया में रहेंगे, और मीडिया के निष्पक्ष और ईमानदार जो साथी रहेंगे, अपने कौम के नायक रहेंगे, तब तक हम लड़ाई को आगे जीतते रहेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं इसके लिए। जी, अज्ञानी जी, तमाम डीएससी समाज के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरह लड़ाई चल रही है, लड़ी है उन्होंने, और लगातार लड़ी है। सबसे मजे की बात यह है कि पूरे देश में जब समझ आया, तो अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे बड़े बड़े जो धरने प्रदर्शन हुए, लोगों ने जो ज्ञापन सौंपे, चाहे 10 लोग थे, 20 लोग थे, 100 लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से पुलिस के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से अपने अपने जिलों में, अपने अपने इलाकों में जिस तरीके से मुहिम को बढ़ाया, वो अपने आप में एक यूनिक लड़ाई बन गई, और एक इतनी बड़ी लड़ाई बन गई कि सरकार को भी समझ नहीं आ रहा था कि विरोध तो कहीं से कम हो रहा है, कहीं ज्यादा लोग कर रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे स्तर पर, गांव देहातों के स्तर पे भी छोटे छोटे संगठनों ने वहां पर सरकार को इसके समर्थन में चिट्ठियां दी। तो उन संगठनों को एक तो मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। लेकिन उसके बाद कहूंगा कि ये अभी लड़ाई हमारी तो अभी बाकी है, और अभी कमर कस लें। अभी जो शीतकालीन सत्र आ रहा है संसद का, उसके लिए आपको तमाम उसी तरह के तरीके से लड़ाई लड़नी होगी, एकताबद्ध तरीके से, अपने अपने संगठनों के माध्यम से। फिर दोबारा से कमर कस लें। अब लड़ाई अभी हमारी आखिरी पड़ाव लड़ाई का बाकी है। संसद में ये सरकार को किसी भी तरह से ये अपने प्रेशर में ना ले ले, उसके लिए हमें अपनी उपस्थिति शीतकालीन सत्र के हर दिन दिखानी होगी। इसके लिए कमर कसने तैयार रहें, यही मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ। जी, तो दोस्तों ये अशोक अज्ञानी जी थे, लगातार डीएससी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएससी समाज ही नहीं, 1 अगस्त ही नहीं है, इससे पहले तमाम लड़ाइयां लड़ चुके हैं। चाहे वो देश के सफाई कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने की बात रही हो, चाहे वो किसी गरीब की बात रही हो, शोषित पीड़ित वंचित पे कहीं भी अगर विरोध होता है, कहीं भी उसके अधिकारों का हनन होता है, तो मैंने खुद देखा है स्वयं। चाहे वो बच्चूलाल वाल्मीकि की बात हो, आगरा में जो बेचारा एक शख्स जिसको करंट लगने के बाद उसके हाथ पैर चले गए थे, मैं और अशोक अज्ञानी जी साथ में ही गए थे। चाहे वो बच्चू वाल्मीकि की बात हो, चाहे वो देश के तमाम लोगों की बात हो, कोई भी हो,
किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म से हो, लेकिन मैंने खुद देखा है अपने अनुभव में कि अशोक अज्ञानी जी ने उस व्यक्ति का साथ दिया है। और आज ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को कहीं ना कहीं डीएससी समाज की जो लड़ाई हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कहीं ना कहीं अशोक अज्ञानी जी जैसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंटरव्यू पे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अज्ञानी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, शुक्रिया।